बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 16 कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट और कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस जो नॉलेज एरिया है उसका ये फाइनल प्रोसेस है कंट्रोल कॉस्ट का। कंट्रोल कॉस्ट के इनपुट टूल टेक्निक्स आउटपुट आप देख लीजिए। यहाँ पर ये चीज़ें कुछ हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी मज़ीद भी इसको कुछ डिस्कस करेंगे। जिसके मेन पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि ये लेक्चर का इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अपने जो रियल डाटा आपके पास आ रहा है रियलिस्टिक, उसके मुताबिक आपने कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट की प्लानिंग में कंडीशन प्रोजेक्ट की कुछ और होती है जो आप परसीव कर रहे होते हैं, जो आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट को, लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन में आता है तो उसकी रियल जो फॉर्म होती है, जो रियलिटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपके सामने आएंगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कस्टमाइज़ करते, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को कस्टमाइज़ करते हैं अब उस हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड्स को देखें कि आप प्रोजेक्ट के कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, इससे पहले जो प्रोजेक्ट हुए उन्हें कैसे कंट्रोल किया गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस आपको इसमें ग्रेटली हेल्प करेगा। स्पॉन्सर्स को कंसर्न कीजिए कि हम कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल, जब वेरिएशन आती है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ क्या हैं, चेंजेस को यहाँ पूरी कोशिश करेंगे। कंट्रोल जब एग्जीक्यूशन होगा, आप अगर आपने नोट किया हो, एग्जीक्यूशन के और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के जो प्रोसेस हैं उनका आउटपुट चेंज रिक्वेस्ट आती हैं, तो चेंजेस को आप मैनेज कीजिए। चेंजेस होती हैं कॉस्टली, जैसे हमने कहा था इनिशिएशन स्टार्टिंग फेज में जितनी चेंजेस आए वो आपके लिए बहुत बेहतर है, गुड है, लेकिन लेटर ऑन जब प्रोजेक्ट अपने एंड स्टेज पे, जब फिनिश डेट से करीब हो जाए, मेच्योरिटी स्टेज पे आ जाए, फिर चेंजेस आपको बहुत कॉस्टली पड़ेंगी और ये काफ़ी बैड रिजल्ट्स आएगा इसका, चेंजेस का। तो शुरू में इनको मैनेज करने की और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कंट्रोल प्रोसेस में। मेजर में हम देखते हैं कि वेरिएंस कितना आ रहा है और वेरिएंस को कैसे मैनेज करना है। तो कंट्रोल के अंदर जो वेरिएंसेस आते हैं, डेफिनेटली वेरिएंस आएंगे, या पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरफ, तो उसको कैसे मेजरमेंट हमें उसे हेल्प आउट करती है इन वेरिएंस को मैनेज करने में। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट हमारा मेन टॉपिक होगा कंट्रोल का, क्योंकि अब हम जो फाइनल जो पॉइंट है, हमने स्कोप को डिस्कस किया, हमने स्केजल को डिटेल में डिस्कस किया, हमने कंट्रोल के जो पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया। अब जो टॉपिक है वो है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। ये तीनों नॉलेज एरिया को समराइज़ करेगा, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से ये इस लेक्चर में भी बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी इसमें बात करते हैं। कंट्रोल में रिजर्व एनालिसिस किया जाता है, जो हमने रिजर्व रखे थे कंटीजेंसी, वो कितने हद तक मीट हो रहे हैं, उसमें कितनी हद तक रियलिटी है, इंटेग्रिटी कितनी है। जब हम प्लान में रिस्क की जो स्टेटस है उनको देख रहे थे उस टाइम कुछ और था, लेकिन जब प्रोजेक्ट एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रहा है, जब रियलिटी में आ रहा है, जब हम प्रोजेक्ट में अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब आपके जो रिस्क हैं उनका क्या स्टेटस है। तो डेफिनेटली वैसी बात नहीं रहेगी जो हम प्लानिंग में थे। न्यू रिस्क आ रहे हैं जिनको आप बहुत सीवियर समझ रहे थे, वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो जब एग्जीक्यूशन में आए हम तो वो तो कह रहे हैं यार बहुत ही माइनर रिस्क थे। अब जो मेजर रिस्क हैं वो तो कुछ और हैं, तो वो जो रिस्क आ रहे हैं उसी के हिसाब से हमने रिवाइज करना है। कंटीजेंसी और मैनेजमेंट जो रिजर्व्स हैं उनको हमने दोबारा से एडजस्ट करना है, उनको अपडेट करना है। इसी को कहते हैं रिस्क, जो रिजर्व एनालिसिस है। रिजर्व एनालिसिस में जो हमारे रिजर्व्स हैं, कंटीजेंसी रिजर्व्स एंड मैनेजमेंट रिजर्व्स, इनका एनालिसिस करते हैं कि कितने हद तक हमारी बात ठीक थी और कितने हद तक इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। अर्न वैल्यू मेजरमेंट क्या होता है? अर्न वैल्यू एनालिसिस की एक डेफिनेशन है, क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड प्रिडिक्ट फाइनल प्रोजेक्ट रिजल्ट्स। प्रिडिक्शन करेंगे फाइनल प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स को बेस्ड ऑन कंपेयरिंग द प्रोग्रेस एंड बजट ऑफ द वर्क पैकेज टू प्लान द वर्क एंड एक्चुअल कॉस्ट। ये इस पेपर से लिया गया है। ये डेफिनेशन मुझे थोड़ी काफ़ी ठीक लगी है, काफ़ी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है अर्न वैल्यू मेजरमेंट की, तो मैं इसको बताना चाह रहा था। एक क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है, हम प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को देखते हुए, करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम फॉरकास्टिंग करेंगे इसमें, और हम कितने हद तक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते, कितने परसेंट हम कॉन्फिडेंट हैं। तो इस टेक्निक से हमें पता लगेगा हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें हमने डिस्कस करी, अभी ये समरी है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो जितने भी आगे रेस्ट ऑफ द अदर नॉलेज एरियाज़ आ रहे हैं, इसके बाद हम क्वालिटी मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, प्रोक्योरमेंट भी है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी है, वो सारे जो है इन्हीं तीन प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए हैं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मेरे मुताबिक जो ये तीन नॉलेज एरिया हमने डिस्कस किए हैं, स्कोप मैनेजमेंट, स्केजल और कॉस्ट,
इन तीनों को फैसिलिटेट और इनको मज़ीद रिफाइन करने के लिए जो आगे नॉलेज एरियाज़ हैं वो इसी को मेच्योर और बिल्डअप करने के लिए तीन चीज़ें हम देखते हैं। एक आपका स्कोप है, एक घर की पिक्चर मैंने ली है कि आपका एक ये स्कोप था, आपके पास कुछ टाइम है और आपके पास कुछ जो है अमाउंट है। अभी कुछ केसेस हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। केसेस ये हैं कि अभी यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल केस फर्स्ट है हमारे पास, आपने प्रोजेक्ट आपको दिया गया, आपने प्रोजेक्ट किसी और को के हवाले किया अपनी टीम को समझा के, और आप विज़िट पे चले गए, दुबई चले गए, और कुछ अरसे बाद मतलब 1 साल का प्रोजेक्ट था तो आप 2-3 महीने बाद वापस आए और आपने देखा कि यार कॉस्ट तो 25% कंप्लीट हुई है और टाइम कितना लिया इसने 30% ओवरऑल कॉस्ट को, लेकिन कॉस्ट को देखें 70% कॉस्ट गया। तो आपकी कंडीशन समथिंग लाइक लुक्स लाइक दिस। आप तो कहोगे ओहो सारा पैसे पर। अब आप दूसरे को, सबसे नालायक इंसान की निशानी ये होती है कि अपने जितनी भी खामियां होती हैं दूसरे को ब्लेम करते हैं उसके ऊपर कि यार तो उसकी वजह से और इसकी वजह से। आपने प्रोजेक्ट के सारे पैसे डुबा दिए 25% पे। केस 2 को देखते हैं कि यार आप आए, आपने देखा 25% जो स्कोप है वो कंप्लीट किया गया है और 70% टाइम हैव बीन गॉन, ओनली 20% कॉस्ट हुआ है। चलें ये तो गुड, लेकिन ये क्या है आपके पास। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कॉस्ट की रिकवरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आसान होती है, लेकिन जो टाइम की रिकवरी है वो बहुत मुश्किल होती है और बहुत महंगी पड़ती है प्रोजेक्ट को। एक टर्म यूज़ किया जाता है लिक्विडेटेड डैमेज। पर डे के हिसाब से आपको फ़ाइन चार्ज होता है, जितना प्रोजेक्ट लेट होगा पर डे के हिसाब से आपको उसका फ़ाइन दिया जाएगा, आपने पे करना है स्पॉन्सर को। तो यहाँ पे 70% टाइम गया, 25% कंडीशन 2। इसमें क्या कंडीशन होगी, सेम यही, इससे भी शायद बुरी हालत हो। नेक्स्ट में देखते हैं कि 50% काम हो चुका, 30% टाइम उसने लिया, लेकिन 70% अगेन कॉस्ट। तो डेफिनेटली परेशानी की बात है। आप इससे थोड़ा सा करीब ज़रूर हैं, लेकिन आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब आप स्ट्रगलिंग स्टेज में कि 50% के ऊपर 70% कॉस्ट चली गई है, लेकिन चला सकते हैं आप अपनी टेक्निक्स और पूरी कोशिश करें, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। केस नंबर 4 को देखते हैं। 25% काम आपने कर लिया, 10% गया और 10% वाओ, अच्छी अमेजिंग, इसको कहते हैं यार ये तो बड़े कोई चमत्कार हो गया हमारे साथ। 25% स्कोप और बहुत अच्छा लेकर गए आप, ज़बरदस्त कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन 5 देखते हैं कि इसमें 25% आपने कंप्लीट किया, 20% टाइम लिया, टाइम जो है 20% और कॉस्ट है 25%। ये भी बड़ी अच्छी कंडीशन है, ज़बरदस्त आप लेकर गए। अब एक लास्ट कंडीशन देखें, 75% आपका स्कोप कंप्लीट हो गया, लेकिन सिर्फ 30% टाइम कंज्यूम हुआ है। 70% तो वो लॉजिकल है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, आप इसको अच्छा ना समझें। ये इंतहाई आपकी जो इंटेग्रिटी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मार्केट में, स्पॉन्सर्स में, और आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है वो आप एक ज़रा भी ट्रस्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। ये एस्टीमेट ही गलत लिया गया था। आपने जो एस्टीमेट दिया था वो कैसा एस्टीमेट था कि 75% काम होने के बाद भी 30% ओनली कंज्यूम हुआ और 70% टाइम अभी भी रहता है। तो आपकी जो एस्टीमेशन थी वो बिल्कुल ही गलत थी, या तो आपने कंसल्टेंट से करवाई थी, या खुद की थी, या आपकी टीम ने की थी। तो ये बिल्कुल बैड चीज़ है, ये भी अच्छी बात नहीं है। आपको इसी फिगर के, ये जो फिगर है स्कोप के, इससे राउंड अराउंड रहना पड़ता है। डेफिनेटली एग्जैक्ट नहीं होता, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 25% पे 20%, ये बहुत ही रेयर और बहुत ही मेच्योर प्रोजेक्ट्स में ये कंडीशन आती है। लेकिन यूजुअली ये होता है कि हम स्कोप से कुछ ना कुछ वेरी कर रहे होते हैं, या प्लस या माइनस, इन दोनों चीज़ों में। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट का यही खुलासा है। इन 3 चीज़ों को हम लेकर अपने सामने रखते हैं कि यार स्कोप, टाइम और कॉस्ट को हमने अपने सामने रख के उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। इसमें एक चीज़ भी प्लस माइनस, इन में वेरिएशन ज़्यादा हुई तो डेफिनेटली आप जो हैं ट्रबलफुल कंडीशन में है। आपका प्रोजेक्ट जो डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहा है, आप उसको बेस लाइन्स को एटलीस्ट मीट नहीं कर सकते। सिंपली दैट कि आप प्रोजेक्ट के जो बेस लाइन्स हैं उनको आप मीट नहीं कर सकेंगे। अभी इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए ये स्लाइड मैंने वैसे सबसे आखिर में रखी थी, लेकिन मैं भी चाह रहा हूँ कि आपको इनिशियल में समझा दूँ। देखिए ओरिजिनल प्लान था हमारे पास, ये हमारे पास प्लान है यार। ये इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं जो चीज़ इसकी टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास ये प्लान था स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। हम देखते हैं हमारे पास ये बजट है, बजट एट कंप्लीशन, BAC बजट एट कंप्लीशन। इस पॉइंट पे आके हम चेक लगाते हैं। अभी हम चेक करते हैं यार अभी ये बताओ कि एक्चुअल कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक कितनी पड़ी हमें, इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से आज की डेट तक, एज ऑफ टुडे, यहाँ से एज ऑफ टुडे आज मुझे एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी। हमारे प्लान के हिसाब से यहाँ तक होना चाहिए था,
लेकिन आज एक्चुअल कॉस्ट हमें कितनी पड़ी, इसको सामने रखते हुए हम दोबारा री एस्टिमेशन करते हैं। एस्टीमेट टू कंप्लीट ETC, ये सारे टर्म्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। ये एस्टीमेट टू कंप्लीट, अब बताएं अब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम और कितने जो कॉस्ट है कितनी एक्स्ट्रा पड़ेगी, इस बेस पर रियलिस्टिक डाटा के ऊपर। यहाँ तो हम सिर्फ सोच रहे थे, ये प्लान वैल्यू सिर्फ सोच रहे थे, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक इतनी कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन जब प्रोजेक्ट आज की डेट में, आज की रियलिटीज़ में, आज के फैक्टर्स में जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक आई। इसकी बेस पर एस्टीमेट टू कंप्लीट के साथ इन दोनों को प्लस करके एस्टीमेटेड कंप्लीशन पर हम जाते हैं। होपफुली ये टर्म्स आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखें कोई भी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल देखें एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। ये मैं कोशिश करूँ अर्न वैल्यू मैनेजमेंट को डिफाइन और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ और फिफ्थ, 5 दिनों में हमने, हमारी साइट्स हैं, किसी यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं, 5 कैंपसेस, हर कैंपस में 10-10 जो सर्वर्स हैं वो इंस्टॉल करने हैं हमने हर कैंपस में। और प्लान ये है कि 10 सर्वर एक कैंपस में, फिर अगले दिन दूसरे कैंपस में 10-10 करके, और हर दिन जो कॉस्ट आएगी वो $100 आ रही है हर साइट पर, $100 एंड इसी तरह। तो ये हमारे पास टोटल जो है तकरीबन 50 सर्वर्स हो गए हमारे पास, और $100,000 जो $1,000 जो है हमारे पास, वो टोटल हमारे पास बजट है टोटल। अब जब पहला दिन हुआ, ये तो हमारा प्लान था, ये प्लान वैल्यू है। देखें $500, यहाँ पे मेरे गलत हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 500 होते हैं। 50 डिप्लॉयमेंट 5 एट द रेट ऑफ $500 कॉस्ट के ऊपर, ये प्लान है, ये हमारा प्लान है। एग्जीक्यूशन हुआ पहले दिन क्या हुआ, हमारे जो वर्कर्स, हमारी जो टीम थी वो मुश्किल से 7 सर्वर इंस्टॉल कर सकी एट द कॉस्ट ऑफ $120। प्लान में $100 था, एक्चुअल में आके ये 120 हो गया। अब देखते हैं एक्चुअल कितना हुआ था, 7। अब इस 7 को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। हमारे 7 के हिसाब से, 100 के हिसाब से 7 के ऊपर कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी, वो थी 70। इसको कहते हैं अर्न वैल्यू। जितना काम आपने कंप्लीट किया प्लान के हिसाब से, उसकी कितनी कीमत बनती है, प्लान के हिसाब से आपका कंप्लीट किया हुआ काम कितना बनता है। तो ये हमारे पास, ये एक्चुअल हमारे पास काम हुआ, और प्लान के हिसाब से 70 अर्न वैल्यू होती है, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, 120। अब इसको यहाँ ग्राफ में देखते हैं। हमने ये कहा था कि यार हम पहले दिन 10 करेंगे, फिर दूसरे दिन 10 करेंगे, तो यहाँ से 200, फिर 300, फिर 400 एंड 500 पर हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट डे में हम ये देखते हैं कि यार जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो कितनी आई मेरे पास पहले दिन ही, $120। यहाँ पर ये 100 को क्रॉस करके 120 पे चला गया। लेकिन अर्न हुए कितने, आपने कितने सिस्टम इंस्टॉल की, 7 के साम से आया हमारे पास 70। तो यहाँ से हमें पता लगता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट को हम अपने सामने रख के कि हम अपने स्केजूल से कितने बिहाइंड हैं या कितने अहेड हैं अपने प्रोजेक्ट, हमारी परफॉर्मेंस क्या है। तो अर्न, होपफुली इस लेक्चर में, इस स्लाइड पर आपको अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, अर्न वैल्यू का पता लग गया होगा। तो जो काम आपने कंप्लीट किया है उसको प्लान के हिसाब से कंपेयर करके जो वैल्यू आती है वो है अर्न वैल्यू। तो यहाँ तक सिर्फ इतनी बात समझें। प्लान वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने पीछे स्टार्ट की, वो जो एक्रोनिमीज जो हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है PV, अर्न प्लान वैल्यू। प्लान वैल्यू जैसे हमने बता दिया कि आज के हिसाब से एज ऑफ टुडे व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वर्क प्लान टू बी डन, जो हमारे पास प्लान था। अर्न वैल्यू को मैंने अभी समझा दिया, इसको हम मज़ीद डिस्कस नहीं कर। अर्न वैल्यू वही है जो आपने काम कंप्लीट किया। आपके पास AC एक्चुअल कॉस्ट होगी, बजटेड कंप्लीशन, ये क्या होते हैं, सिर्फ टर्म्स को देखिए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। एस्टिमेटेड कंप्लीशन है, एस्टिमेट टू कंप्लीट है, और वेरिएंस है, वेरिएंस एट कंप्लीशन, इसको भी देखेंगे कंप्लीट। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मैं इसके न्यूमेरिकल को देख रहा हूँ। कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्न वैल्यू माइनस AC एक्चुअल कॉस्ट, अर्न वैल्यू से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर लें तो कॉस्ट वेरिएंस निकलते हैं। स्केजल वेरिएंस कैसे निकलेगा, अर्न वैल्यू से हम प्लान वैल्यू को माइनस करेंगे। अब इसमें आप देखें कि हम जो अर्न वैल्यू यही स्टार्ट में आ रहा है, अर्न वैल्यू माइनस AC, अर्न वैल्यू माइनस PV प्लान वैल्यू। नेक्स्ट है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, और दूसरा है स्केजल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन दोनों में भी अर्न वैल्यू पहले आता है, ये आपको याद करने में हेल्प आउट करेगा। अर्न वैल्यू पहले आता है, उसके बाद कॉस्ट से रिलेटेड एक्चुअल कॉस्ट, अर्न वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स।
और अन वैल्यू डिवाइड बाय प्लान वैल्यू इज़ नोन एज स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। एस्टिमेट एट कंप्लीशन, आज के दिन में अभी के जो रियल डाटा है, एक्चुअल कॉस्ट को सामने रखते हुए हमारे प्रोजेक्ट को मज़ीद कितने पैसे लगेंगे, कितने अमाउंट पे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके हैं 4 फार्मूला। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं इसको आपको डिटेल से बता दूंगा, लेकिन अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि इसके 4 फार्मूले, और ये डाटा क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया होगा, या तो बजट एट कंप्लीशन और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, या आपको ये दिया गया होगा। आपको इसको बजट एट कंप्लीशन डिवाइड बाय CPI आपने करना है, तो एस्टिमेटेड कंप्लीशन की वैल्यू निकल आएगी। दूसरा, एस्टिमेटेड कंप्लीशन में एक्चुअल कॉस्ट प्लस बजट एट कंप्लीशन माइनस अर्न वैल्यू। अगर ये आपको डाटा दिया गया क्वेश्चन में, तो आपने इसको यूज़ करना है एस्टिमेटेड कंप्लीशन को फाइंड करने के लिए। तीसरा फार्मूला है एस्टिमेटेड कंप्लीशन इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट प्लस बॉटम अप एस्टिमेट्स। हमारी एस्टिमेट ही गलत थी, हमें शुरू से एस्टिमेट करना है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट आ गई और जो रिमेनिंग वर्क है उसकी हम दोबारा से बॉटम अप एस्टिमेशन करेंगे। अभी मेरे जो एस्टिमेट थे वो कतई गलत थे, तो अब बॉटम अप एस्टिमेट कीजिए। ये तीसरा फार्मूला। चौथा ये है कि हम जो प्लान वैल्यू SPI का फैक्टर है, सेम फार्मूला वो यहाँ पे दूसरा फार्मूला भी है, इसी के अंदर हम जो है 2 चीज़ें ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, मतलब जो स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसका फैक्टर भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। यार हमारे पास चलो कॉस्ट जो हमारे पास चली गई वो तो ओके फाइन, लेकिन जो स्केड्यूल में जो हमारे पास वेरिएंस आएगा उसका फैक्टर भी तो ऐड करना है ना। मज़ीद टाइम के लिए या तो आपको मज़ीद अमाउंट इन्वेस्ट करनी है कॉरस्पॉन्डिंगली स्केड्यूल की, या आपको अपनी कॉस्ट जो है खाली उसी को मैनेज करना है। आप कहते हैं चलें टाइम को तो मैं देख लूँगा लेकिन मुझे कॉस्ट चाहिए, ओके फाइन, फिर आप सिर्फ CPI यूज़ कीजिए। आप कहते हैं नहीं, जो टाइम जो मेरा वेस्ट हुआ, अब फॉर एग्जांपल ये पीछे एग्जांपल में हमने कहा था कि अभी तक तो सिर्फ 7 हुए यहाँ पर, तो बाकी दिनों में क्या होगा, फिर ये हम जो 50 डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, वो तो टाइम तो 5 डेज में शायद मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। न्यू रिसोर्सेज आपको ऐड करने पड़ेंगे 5 डेट के लिए। ये 6, 7, 8 पे जाएगी बात। अगर आप उसको सिर्फ कॉस्ट को देख रहे हैं तो टाइम डेफिनेटली एक्सटेंड करेगा। तो अगर आप उसको स्केड्यूल को भी फैक्टर में रखना चाहते हैं तो फिर हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे यहाँ पर। टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स का फार्मूला ये है, इसको हम जो है प्रैक्टिकली नेक्स्ट में देख लेंगे, डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसका फार्मूला क्या होता है, इसका मतलब क्या है। ये डाटा आपको क्वेश्चन में दिया गया हो, या ये फार्मूला ये भी यूज़ होता है और ये जो है ये फार्मूला भी यूज़ होता है। एस्टिमेट टू कंप्लीट में 2 चीज़ें, री एस्टिमेशन हो सकती है, या जो आपके पास एस्टिमेट एट कंप्लीशन से माइनस कर दें एक्चुअल कॉस्ट को। पीछे स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम ये कैसे फाइंड करते हैं एस्टिमेट टू कंप्लीट में जब आपके पास ये वैल्यू हो तो इसमें से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर दें तो ये वाली एस्टिमेट टू कंप्लीट की वैल्यू निकल आएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको दिए होते हैं कि यार एस्टिमेट एट कंप्लीशन ये था, एक्चुअल कॉस्ट ये थी, तो एस्टिमेट टू कंप्लीट कितना हुआ, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं इससे। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। और वेरिएंस एट कंप्लीशन क्या होता है? वेरिएंस एट कंप्लीशन, ये वाले जो पॉइंट है वेरिएंस एट कंप्लीशन क्या होता है वो हम देखेंगे इस पॉइंट को, कि बजट एट कंप्लीशन और एस्टीमेट एट कंप्लीशन में कितना वेरिएंस आ रहा है, हमारे बजट से ऊपर कितनी अमाउंट अब मज़ीद चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसे कहते हैं बजट एट कंप्लीशन। तो होपफुली आपको ये टर्म्स समझ आ गई होंगी, और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो बिल्कुल भी डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको एक एक चीज़ आई एम श्योर आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।